आज हम पढ़ने वाले हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से जो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, एंजाइम इसको परफॉर्म कर रहे थे और एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ये कॉमन है सर। तो हमने पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ लिया था और हमने ये देखा था कि ग्लूकोज 10 रिएक्शंस के बाद 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील होगा, C3H4O3। ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं सर। अब इस पायरुविक एसिड को एरोबिक वाले और तरह से डील करेंगे, एनारोबिक वाले और तरह से देखेंगे। पहले हम देखेंगे एनारोबिकली इसको कैसे क्या किया गया इसके साथ। तो ये मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड C3H4O3। एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू तो उस वक्त हुई थी जब दुनिया में फ्री ऑक्सीजन थी, लेकिन उस वक्त के जानदारों ने अभी तक इसी प्रोसेस को जारी रखा। इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं और कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो ऐसे माहौल में आकर रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, वो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इस मेथड में नया कुछ भी नहीं होता। जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH बने थे, वो क्या करेंगे, यहाँ अपना H इसको ट्रांसफर करेंगे दोबारा NADH, और ये H इधर आने के बाद ये 2 लिख देना, 2 NAD बन जाएंगे और H इधर ऐड होने के बाद अगर ये बन जाए C3H6O3, तो इसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड। और इस पूरे अमल को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। खमीर उर्दू में कहते हैं। ये दूध की खमीर है। दूध में जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वो दूध फिर दही में तब्दील हो जाता है। जूं इसकी मिकदार बढ़ेगी वो दही गाढ़े से गाढ़ा होता चला जाएगा। और ये कौन करता है? इट इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। यस सर। अच्छा, अब दूसरा तरीका है फंजाई या यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई की एक टाइप है। वो क्या करते हैं, C3H4O3 ये पायरुविक एसिड है। इसमें पहले एक एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिमूव किया जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद जो सब्सटेंस बचता है C2H4O, इसको कहा जाता है एसिड एल्डिहाइड बनता है। फिर ये क्या करेंगे, इस एसिड एल्डिहाइड को C2H4O को ये जो पायरुविक एसिड में 2 NADH बने थे उसमें से हाइड्रोजन शिफ्ट किया जाएगा। ये तो बन जाएगा NAD, यानी ये फ्री हो गया। अब ये ग्लाइकोलाइसिस से फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जो कंपाउंड ये बना है ये C2H5OH बन जाने चाहिए नहीं। C2H4 यहाँ से 2 आए तो एक 5 हो गया, O पहले से था और एक ये हो गया C2H5OH। ये क्या है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये वो मेथड है जिसमें पायरुविक एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग के नतीजे में 2 सब्सटेंसेस बने। एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है, दूसरा ये इथाइल अल्कोहल बना। ये कौन करता है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। अब इसका प्रैक्टिकल यूज आप देखें। हम जब आटा गूंदते वक्त यीस्ट शामिल करते हैं तो गूंदा हुआ आटा इतना सा होता है, थोड़ी देर के बाद फूल के इतना बड़ा होता है। और इससे जो रोटी बनती है या डबल रोटी बनती है वो भी नरम होती है।
काट के देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। यस सर। गोल गोल होल्स, वो होल इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुकिंग के दौरान ये उड़ गई और इसमें ये अल्कोहल बनाई है तो शराब है। कुकिंग के दौरान ये भी उड़ जाता है, उड़ने की वजह से, ऑपरेट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये रोटी बहुत नरम हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये फर्मेंटेशन का अमल है। और अब जो यीस्ट है वो तो अपनी मजबूरी से कर रहा है, वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता, लेकिन हमने उसका फायदा उठाया कि अपनी रोटी को फर्मेंट करना है। यहाँ एक नुकता और, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये हमारे मसल्स में भी होती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। जब हम मसल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज करते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो तब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, उससे फिर मसल फटीग या मसल में दर्द शुरू होता है। ठीक हो गया। ये तो था एनारोबिक वालों ने पायरुविक एसिड के साथ क्या किया। देखें यहाँ कोई एनर्जी नहीं मिली, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वालों के लिए एनर्जी वही दस्तयाब थी जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो एटीपी। ये रिएक्शन सिर्फ इन्होंने NAD को फ्री करने के लिए किया है। ये फ्री होगा तो जाके ग्लाइकोलाइसिस में फिर हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा और उसके बाद दो एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। और एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपसे कहा कि पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस और इसके नतीजे में दो पायरुविक एसिड्स बने थे। इन पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा वो दूसरा मरहला है। ये दूसरा मरहला है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी, फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके इसके साथ प्रोसेस होगी। तो ये दो दफा होगी क्योंकि दो पायरुविक एसिड है। हम यहाँ पर एक ही बताएंगे, तो आप देखें इसमें क्या होगा। C2C3H4O3 लैक्टिक एसिड है। जो ही ये बन के तैयार हुआ, साइटोप्लाज्म में ही इसकी डिकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया गया। एंजाइम की मदद से ऐसा हुआ, डिकार्बोक्सिलेज ने अलग किया। तो बाकी क्या बचा? C2H4O, इसका नाम क्या बताया? एसिड एल्डिहाइड। अब इस एसिड एल्डिहाइड में से NAD की मदद से हाइड्रोजन रिमूव करना है, NAD, और ये बन जाएगा NADH। तो इससे नया जो कंपाउंड बचा है वो क्या है? C2H3O। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल। इसका नाम क्या है? एसिटाइल। थोड़ा सा समझने के लिए हम यूं करते हैं इसको, C3CH हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो O फर्ज कर लें यूं जुड़ा है, ये जगह खाली है कि नहीं है? तो ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल? अनस्टेबल, यानी एसिटाइल ग्रुप इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के लिए की वजह से इसको फौरी तौर पर स्टेबलाइज करने के लिए कोएंजाइम A इसके साथ टेम्परेरीली जुड़ता है। जुड़ने के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे? अब इसका नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम A कॉम्प्लेक्स। एसिटाइल कोएंजाइम A कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स पूरा, यानी कोएंजाइम A न सिर्फ इसको टेम्परेरीली सपोर्ट कर रहा है बल्कि इसको लेकर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो फिर क्रेब साइकिल शुरू हो जाएगी। मैं एक दफा रिपीट करता हूं, आप जरा देखें। एरोबिक रेस्पिरेशन वालों ने ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ब्रेक डाउन होकर दो पायरुविक एसिड बने, तो इस पायरुविक एसिड की भी ऑक्सीडेशन की साइटोप्लाज्म में ही। इस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन का अमल दो मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले मरहले में इसकी डिकार्बोक्सिलेशन हुई, दो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, दो पायरुविक एसिड से दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, इसका हिसाब मैंने इसलिए जहन में रखना है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से दो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुए हैं, दो पायरुविक एसिड से, एक से एक। इस डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो कंपाउंड बचा उसका नाम क्या था? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड में से NAD की मदद से हाइड्रोजन रिमूव किया, तो जो बाकी बचा उसका नाम क्या था? एसिटाइल। ये एसिटाइल हाईली अनस्टेबल था, इसलिए कोएंजाइम A इसके साथ आके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम A कॉम्प्लेक्स बन गया।
अब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो यहाँ से क्रेब्स साइकिल शुरू होगी।